नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल के इस अंक में हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं संसद सत्र के दौरान पूछे गए अतारांकित प्रश्न, जिनका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री या कहीं सरकार की तरफ से लिखित रूप में सदन में दिया जाता है, मौखिक रूप में नहीं दिया जाता। और इस सत्र के दौरान अब तक 3500 से ज्यादा अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं में से कुछ प्रश्न हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। तो अरविंद जी, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और जो पहला प्रश्न है वो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना, जो कि के.आर. अर्जुनन का सवाल है और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये लक्ष्य है जिसे पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। तो क्या जवाब है इसका सरकार की तरफ से? ये बिल्कुल प्रीति, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार पिछले काफ़ी दिन से इस बात को खासतौर बजट के बाद से इस पर चर्चा चल रही कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और विश्व में एक ताकत बनने की ओर भारत तो अग्रसर है ही। तो अनुराग ठाकुर ने, जो कि वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने जवाब दिया है और ये कहा कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है 2018-19 का और जो बजट है 2019-20 का, उसमें ये कहा गया था कि 2024-25 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने के सरकार के लक्ष्य को इसमें दर्शाया गया है। और इसको पाने के लिए अर्थव्यवस्था को ऊंची और मजबूत दर से बढ़ना होगा, यानी जो अभी जो स्थिति है प्रीति, उसमें थोड़ा बदलाव लाना होगा। और सरकार ने इसके लिए कई तरह के उपाय किए हैं। कई ऐसे जो बहुत सारे ऐसे नीतिगत बदलाव किए गए हैं, जैसे मान लीजिए उदारीकरण कुछ किया गया, निवेश नीति में उदारीकरण किया गया है और जो कुछ टैक्सेशन वगैरह हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसमें कई तरह के उपाय सरकार की ओर से किए गए हैं। और आखिर में ये कहा कि चूँकि ये सरकार केवल भारत सरकार के अकेले बूते की बात नहीं है, जो सहकारी संघवाद की भावना है, उसके तहत राज्यों को भी ये कहा गया है कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी है उसको प्राप्त करने की दिशा में वो भी उतना ही कार्य करे, क्योंकि सहकारी संघवाद की भावना के साथ जो है उन्हें भी उतना ही मदद करना है, उतना सहयोग करना है। तो कुल मिलाकर के ये बात है। और अगला जो सवाल है प्रीति, काफ़ी चर्चा है इस समय, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके क्या उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून बनाने पर सरकार सोच रही है। आर.के. सिन्हा जी का ये सवाल है। इस बीच में काफ़ी इसको लेकर के चर्चा हुई है। एक्चुअली क्या जवाब क्या है इसका? हाँ अरविंद जी, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी हो रही है। तो उसी को लेकर आर.के. सिन्हा जी का सवाल है कि क्या सरकार ने भारत में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता पर संज्ञान लिया है और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए क्या क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जाता है? क्या ये सच है? सरकार बताए। और क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कोई कानून लाने पर विचार किया जा रहा है? तो इसका जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी गुप्त और अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जा सकती है, ऐसी आशंका है, लेकिन सरकार के पास ऐसे कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो ये पुष्ट करें कि ये प्राथमिक रूप से ऐसी गतिविधियों के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग हो रहा है। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि इस मामले को ध्यान में रखा गया है। तमाम जो आशंकाएं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता आर्थिक कार्य विभाग के सचिव कर रहे हैं। और ये जो अंतर मंत्रालयीय समिति है उसने सरकार को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। सरकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप रिपोर्ट और विधेयक की जांच कर रही है। जो बिल और जो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई है उसकी जांच सरकार कर रही है। और जो अभी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों को हल करने के लिए कोई अलग से फिलहाल कानून नहीं है, ये सरकार की तरफ से बताया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं अरविंद जी, और अगला सवाल है जीएसटी के संग्रह से जुड़ा हुआ, जो कि आर वैद्यलिंगम का सवाल है। इसका जवाब क्या है? वैद्यलिंगम जी ने खासतौर पर सवाल उठाया कि जून 2019 में जो जीएसटी है वो उसका जो मतलब जो कलेक्शन रहा वो 1 लाख करोड़ से कम रहा। तो इसको लेकर के जो है सवाल उठाया गया था और ये पूछा कि जो है क्या ये 4.5% जो मतलब इसका कुछ कमी आई है इसमें। तो कुल मिलाकर इसका जो एक पूरा आंकड़ा दिया है जो अनुराग सिंह ठाकुर ने, वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि 2018-19 और 19-20 के लिए अप्रैल से जून महीने तक का जो कुल जीएसटी कलेक्शन रहा है उसका जो औसत पहले था जो है 18-19 में
वो 97,695 करोड़ रुपए का था एवरेज, मतलब पर मंथ के हिसाब से इस बीच के है ना, 4 महीनों का 3 महीनों का औसत। और जबकि इस बीच में 2019-20 में जो एवरेज है वो 1,04,000 करोड़ से ज़्यादा जो है ये है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे एवरेज तो वो ज़्यादा है, लेकिन जो अगर आप वैसे देखेंगे तो इस वित्तीय वर्ष में जो 19-20 का है उसमें अप्रैल में अगर आप देखेंगे, मई में और जून में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये घटा है अगर आप समग्र रूप से देखेंगे। फिर भी इसका एवरेज 1,04,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है। और सरकार ने ये कहा कि जो वित्त वर्ष है 2019-20 उसकी पहली तिमाही के दौरान जो औसत संग्रह है वो ये पहले से ज़्यादा रहा है ये। तो इस तरीके से जो है सरकार ने ये कहा कि ये कोई एक प्रवृत्ति है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा उस तरह से गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और सवाल, बड़ा दिलचस्प सवाल है प्रीति, क्योंकि हम जब बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर तो हमारे बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं, जिसमें से एक पारंपरिक जो खाद्य संस्कृति है वो भी प्रभावित हो रही है। और ये माना जा रहा है कि जो नई बयार में नए नए तरीके के अलग अलग देशों के खाने हमारे उस पर असर डाल रहे हैं। तो क्या इसके पुनरुत्थान पर कोई जोर सरकार का है? ये विजय कुमार का सवाल है, क्या जवाब है इसका? जी, पारंपरिक खाद्य संस्कृति का पुनरुद्धार, ये सवाल है ए विजय कुमार का। और उन्होंने कहा है कि क्या सरकार की देश में पारंपरिक खाद्य संस्कृति को दोबारा शुरू करने की कोई योजना है? अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? और क्या देश में स्ट्रीट फूड बाजार और स्ट्रीट फूड फेस्टिवल आयोजित करने की कोई योजना है? और अगर है तो उसका ब्यौरा क्या है? तो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन संगठन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को सुरक्षित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है। यानी हम जानते हैं कि जो FSSAI है वही प्रमाणित करता है अलग अलग खाद्य पदार्थों को कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। और इसी के अनुसरण में FSSAI ने क्लीन स्ट्रीट फूड हब की घोषणा के लिए दिशा निर्देशों का सृजन किया। यानी तमाम जो है वो गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएं। और इसके विश्लेषण के लिए पूर्व लेखा परीक्षा की प्रक्रिया भी है। स्वास्थ्यकर और स्वच्छ वातावरण के लिए जो ज़रूरी मानदंड हैं उन्हें पूरा करने के लिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। विक्रेताओं के प्रशिक्षण की बात है, अंतिम लेखा परीक्षा और उसके बाद जीविका संबंधी दिशा निर्देशों के माध्यम से जो स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं उनके समूह को एक तरह से सर्टिफाई किया जाएगा, प्रमाणित किया जाता है। और ऐसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब से उपभोक्ताओं में सुरक्षित और स्वच्छ स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजन, यानी जो अलग अलग हम देखते हैं अलग अलग राज्यों की खासियत होती है, अलग अलग तरह के व्यंजन बचाए, बिल्कुल वो पारंपरिक व्यंजन इन स्ट्रीट फूड हब के बदौलत हमें जगह जगह देखने को, खाने को मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर इस तरह के प्रमाणन होंगे तो इससे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें लोगों का विश्वास पैदा होगा कि हाँ ये प्रमाणित है और इन सब प्रक्रियाओं से गुजरी है, उसके बाद ये स्ट्रीट फूड हब जो है वो तैयार किया गया है। और इससे भारतीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये जवाब दिया गया है मंत्रालय की तरफ से। अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं अरविंद जी, और ये जो सवाल है ये है जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय को लेकर डॉक्टर CP ठाकुर का, जो कि अपने आप में आज के समय में एक तरह से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारे देश के लिए भी। तो इसका जवाब क्या है? और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी इसको जोड़ रहा हूँ मैं कि जनसंख्या को लेकर डॉक्टर CP ठाकुर, जो कि खुद अटल जी की सरकार में जो है खुद ही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, तो उन्होंने इसको रोकने के बाबत एक नेशनल कंसल्टेशन भी किया था और काफ़ी काम भी किया था उन्होंने। और ये जो सवाल है ये इसमें इन्होंने पूछा कि क्या अगले 5 साल में हमारी जो आबादी है वो चीन से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो जवाब दिया है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने, उन्होंने ये माना है कि जो विश्व जनसंख्या संभावना 2019 की रिपोर्ट है वो ये बता रही कि 2027 के आसपास भारत जो है वो दुनिया की सबसे जो आबादी वाला देश है चीन, उससे भी आगे निकल जाएगा। और ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो केवल आंकड़े नहीं बढ़ते बल्कि विकास के बहुत सारे जो पहलू हैं प्रीति, उस पर भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि आपकी ज़्यादा आबादी होगी तो आपको विकास के बहुत सारे पहलुओं पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और ये कहा कि जनगणना 2011 के मुताबिक देश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है। और राज्यवार जो है इसका पूरा आंकड़ा भी दिया गया है और कुछ इंडिकेटर भी इसमें दिए हैं, जो क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दिशा में कई स्कीमें चल रही हैं, उनके कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आए हैं।
और ये पाए हैं कि जो कुल प्रजनन दर है वो 2005 से 2017 तक जो है 2.9% से घट करके 2.2% रह गई है। तो ये एक इंडिकेशन है। दूसरा, 36 राज्यों और संघ साथी क्षेत्रों में से 24 ने पहले ही 2.1 या इससे कम की जो प्रतिस्थापन स्तर का जो प्रजनन हासिल कर लिया है ये। और इसके अलावा दशकीय विकास दर जो है 1990 से 2000 के बीच की जो 21.54% थी, उससे घट करके 2001 और 2011 के दौरान 17.64% हो गई है। तो इस तरह से कई ऐसे इंडिकेशन हैं। और इसके अलावा जो किशोर और विवाह जो 47.4% था, उससे लगभग आधा कम होकर के 26.8% हो गया। यानी कई मोर्चों पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कुछ बदलाव आए हैं। लेकिन ये बात सही है कि इसके बावजूद हमारी जो आबादी है आज भी वो एक चुनौती बनी हुई है, और उसके लिए कुछ ठोस रणनीति जो है वो लगातार बनाते रहने और जागरूकता के प्रसार की ज़रूरत है। तो अब अगला सवाल जो है प्रीति, वो हमारे जो प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल हैं उनकी पहचान को लेकर के है। केसी राममूर्ति जी को लेकर का सवाल ही है, क्या क्या जवाब है मुख्य रूप से? हाँ, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है अरविंद जी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि विदेश जाने के सपने देखते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर आपने भारत को ही जान लिया, भारत में ही इतनी समृद्ध विरासत है, इतना इतिहास जुड़ा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों से, कि वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कब होगा? जब हम इस तरह के स्थलों को पहचान दिलाएंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे कि वो स्थल देखें। तो प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की पहचान को लेकर केसी राममूर्ति ने सवाल किया कि बजट में कौन कौन से प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल प्रस्तावित हुए हैं, और क्या देश में किसी जगह को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है। तो इसका उत्तर दिया है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि पर्यटन राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। उन्होंने बताया है कि पर्यटन मंत्रालय ने देश में 12 समूहों के 17 स्थल, जो कि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली, कोलवा गोवा, आमेर किला राजस्थान, सोमनाथ और धोलावीरा गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा असम, कुमारकोम केरल और महाबोधि मंदिर बिहार, इन सभी जगहों को प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया। ये वो 17 जगह हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि सिर्फ विकसित ही नहीं किया जा रहा है इन्हें, तमाम ऐसी चीज़ें जो सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं उन पर भी ध्यान है सरकार का। जैसे राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के सहयोग से जो केंद्रीय मंत्रालय है वो इन स्थलों को गंतव्य से संपर्कता, यानी किस तरह आसानी से इन जगह पर पहुंचा जाए, इस पर ध्यान दे रहा है। स्थलों पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और अनुभव, कौशल विकास, स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी, और संवर्धन और ब्रांडिंग, यानी प्रमोशन और ब्रांडिंग कैसे हो, कैसे पता लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्थलों के बारे में, वो भी किया जा रहा है। और निजी निवेश लाने संबंधी मामलों पर ध्यान देने के साथ साथ एक समग्र तरीके से इन जगहों को विकसित किया जा रहा है। समय पूरा हो गया है प्रश्नकाल के इस अंक का, लेकिन अगले अंक में हम फिर आएंगे आपके सामने। कुछ लोक महत्व से जुड़े और अतारांकित प्रश्न हम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।